गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थापू देवी मेमोरियल महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। अपन आज बात करेंगे टाइप ऑफ फायर के प्रकार। फायर मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, जिसमें ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर, डी क्लास फायर और ई क्लास फायर। अलग अलग पदार्थों के लगने के आधार पर फायर को मुख्य रूप से 5 भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग लगने के आधार पर बांट दिया। ए में जब अलग लगेगी, बी में अलग लगेगी, सी में अलग लगेगी, डी में और ई में अलग, जिस वस्तु में अलग लगेगी उसी के अनुसार इसको फायर को 5 भागों में या 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला आता है ए क्लास फायर। इसमें ज्वलनशील ठोस पदार्थ, ज्वलनशील ठोस पदार्थ वातावरण के अंदर, पर्यावरण के अंदर मौजूद सभी प्रकार के पदार्थ जो ठोस का गुण रखता हो और ज्वलनशील भी होना चाहिए। यदि ज्वलनशील नहीं है तो उसके अंदर आग नहीं लगेगी, एवं पदार्थ ज्वलनशील है तो वो ए क्लास के अंतर्गत आएगा और ठोस पदार्थ आएगा। जैसे लकड़ी है, कागज है, लकड़ी, कागज, कोयला, प्लास्टिक, जो भी हो पर्यावरण के अंदर मौजूद होना चाहिए, जो ज्वलनशील का पहला तो गुण रखे और दूसरा है ठोस। लकड़ी, कागज, कोयला, प्लास्टिक एवं ज्वलनशील का गुण होना चाहिए। वो सब ए क्लास के अंतर्गत लगती है, ए क्लास के फायर के अंदर आती है। अब देखो, ए क्लास फायर के अंदर आग तो लग गई। मानो कि ये किसी का घर है, घर के अंदर आग लग गई तो आग, अपन फायर ब्रिगेड को कभी भी कॉल करेंगे तो बताएंगे कि आग किसके अंदर लगी है, घर के अंदर लगी है। तो फायर ब्रिगेड को पता रहेगा कि आग ए क्लास में लगी है, ए क्लास फायर है। उसके लिए बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के उपकरण आते हैं। छोटी आग बुझाने के अलग है, बड़ी आग बुझाने के अलग है। छोटी आग बुझाने के लिए एक आते हैं एक्सटिंग्विशर, जो कि हर एक घर के अंदर, रूम के अंदर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, कहीं भी जहां जगह मिलती है वहां टंगे हुए रहते हैं। नॉर्मल फायर, मानो कि यहाँ फायर सुलगनी शुरू हुई और अपन ने एक्सटिंग्विशर के ऊपर धावा बोल दिया तो ये आग स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ये बुझ जाएगी। और मानो कि आग ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है। मानो कि एक घर जल गया है, दूसरा घर भी जलने के कंगार पर है और तीसरा भी उससे आगे से आगे कंगार हो, तो वहाँ एक्सटिंग्विशर भैया काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटिंग्विशर एक छोटी आग को बुझाने के लिए उपयोगी होता है। बड़ी आग को बुझाने के लिए फायर टेंडर, FIRE, फायर टेंडर यानी अग्निशमन वाहन। जब यह अग्निशमन वाहन आएगा तो ए क्लास की आग लगी हुई है। देखिए ये मित्रों, ये आग लगी हुई है, ए क्लास की आग है। आग को जलने में 3 पदार्थ, वही हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। जब तीनों बराबर अनुपात में मिल गए, मानो कि लकड़ी है या कागज है, कोयला है या
कोई कंपनी में अपशिष्ट पदार्थ है जो कंपनी के अंदर मौजूद था, वो उसमें लग गई है, तो बड़ी मात्रा में लग गई है, तो अपन फायर टेंडर को कॉल करेंगे। फायर टेंडर, जब फायर टेंडर आएगा, ये बड़ी आग है, अगले वाला घर भी आपको मैंने बताया जलने के कंगार पर है, तो सबसे पहले क्या करेगा, फायरमैन आते ही यहाँ पर रेस्क्यू करेगा। सबसे पहले कि इस घर के अंदर कितने आदमी है, ये किसी भी जानकार बंदे से वहाँ मौजूद कोई भी हो, जैसे कि गार्ड हो, होटलों में वगैरह में गार्ड रहते हैं, घरों में घर के सदस्य ही रहते हैं, सदस्य के बड़े को जो जिसको जानकारी होती है कि किसके घर में घर है, इसके अंदर कितने आदमी हैं, तो वो सबसे पहले उनको बताएगा। तो फायरमैन क्या करेंगे, वहाँ पर घेराबंदी नहीं करेंगे, सबसे पहले करेंगे अपने रेस्क्यू, बचाव कार्य, बचाव कार्य करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कितने व्यक्ति है। दूसरा काम करेंगे वो फैलाव को रोकना। एक क्लास की फायर थोड़ी जल्दी फैलती है, तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले बचाव कार्य किया, दूसरा फैलाव को रोका, ताकि एक घर है दूसरे घर में आग नहीं लगे, इसी कारण वो फैलाव का करेंगे। तीसरा वो करेंगे ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी फाइटिंग, फायर फाइटिंग, आग को बुझाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये ए क्लास के बारे में। अपन पढ़ते हैं बी क्लास फायर। ये हो गया बी क्लास फायर, इसमें भी वही गुण, ज्वलनशील, तरल पदार्थ, वातावरण के अंदर मौजूद विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो ज्वलनशील का गुण रखता हो और तरल भी होना चाहिए, तरल हो, तो वो बी क्लास के अंतर्गत आता है। जैसे पेट्रोल, हो गया, डीजल, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, थिनर, पेंट। ये जब इसके अंदर आग लगेगी, मानो कि पेट्रोल में लग गई, डीजल में लग गई, गैसोलीन में लग गई, थिनर में लग गई, जो भी ज्वलनशील तरल पदार्थ हो वो सब बी क्लास में आएगा, बी क्लास फायर के अंतर्गत आएगा। जब इन वस्तुओं के अंदर लगेगी तो फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, तो पेट्रोल में लगेगी तो वो सोचेंगे कि बी क्लास के अंदर लगी है। बी क्लास को बुझाने के लिए देखिए, एक तो एक्सटिंग्विशर होता है, एक्सटिंग्विशर, दूसरा फायर टेंडर, यानी अग्निशमन वाहन, एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशमन उपकरण होता है, और टेंडर का मतलब होता है अग्निशमन वाहन। टेंडर का मतलब वाहन और एक्सटिंग्विशर का मतलब उपकरण। बी क्लास को बुझाने के लिए छोटी आग है नॉर्मल, तो एक्सटिंग्विशर के द्वारा सुलगते ही बुझ जाएगी। वो डालेंगे, इसके ऊपर फोम डालेंगे, फोम जब इसके ऊपर डालेंगे तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग को जलने के लिए वही 3 पदार्थों की आवश्यकता होती है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। जब इनके ऊपर अपन एक्सटिंग्विशर डालेंगे, फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर डालेंगे, एक्सटिंग्विशर कई प्रकार के होते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। जब एक्सटिंग्विशर इसके ऊपर डालेंगे पूरा, तो क्या होगा, यहाँ पर आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। फॉर्म डालेंगे तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो तीनों पदार्थ का बराबर अनुपात नहीं रहेगा। अनुपात नहीं रहने के कारण बी क्लास को ध्वस्त होना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा। इस प्रकार से अपन फॉर्म को डाल सकते हैं। अभी आपके मन में आ रहा होगा फॉर्म क्या होता है। फॉर्म, बी क्लास के ऊपर डालने वाला फॉर्म एक छोटे बुलबुलों का समूह है। ये छोटे छोटे
बुलबुले इनका समूह है। जब आग के ऊपर ये डालेंगे, मानो कि ये आग मान लो आप इसको, ये छोटे छोटे बुलबुलों का समूह, ये आग का समूह, ये आग। जब क्या है इसके ऊपर अपन देखो फॉर्म एक्सटिंग्विशर यहाँ से फाइट करेंगे, चलाएंगे इसके ऊपर, तो फॉर्म चलाएंगे तो यहाँ किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो आग श्वास रोधन विधि, श्वास रोधन विधि या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्मॉथरिंग मेथड। इस विधि के द्वारा आग, ये पेट्रोल की आग को अपन आसानी से बुझा सकते हैं। आग को आसानी से बुझाना सही बात है, पर थोड़ा मुश्किल भी। ऐसे नहीं है कि आराम से अपन गए और आग बुझा दिया। आग तो बड़ा विकराल रूप धारण करे, ऐसे ढीले ढाले जाओगे, फायरमैन की तरह जाओगे तो आग आसानी से बुझ जाएगी, और नॉर्मल आदमी की तरह आप धीरे धीरे वहां पहुंचोगे तो आग खुद अपने कलेजा डरने लग जाएगा कि आग यार खतरनाक हो सकती है। परंतु आग कोई आसानी से बुझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है सी क्लास फायर। अपने फायर का तीसरा टाइप है AVC क्लास। इसमें ज्वलनशील, गैसीय पदार्थ, पर्यावरण के अंदर मौजूद वो सभी गैसें जो ज्वलनशील का गुण रखती हो, ज्वलनशील का गुण रखती हो, वो सभी गैसें सी क्लास के अंदर, सी क्लास फायर के अंदर भाग में डाला गया है। देखिए ज्वलनशील गैसीय पदार्थ, जैसे साथ साथ में बच्चों उतारते रहना, वीडियो पॉज करके आप दोबारा इसको रिपीट करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो तो आप कॉल कर देना, आराम से आपको समझा देंगे। अब देखो ज्वलनशील गैसीय पदार्थ, इसमें आता है LPG, CNG। LPG की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। CNG की फुल फॉर्म होती है बच्चों संपीड़ित प्राकृतिक गैस। देखो मुख्य रूप से CNG, LPG, इसके अंदर आग लगने की थोड़ी संभावना ज़्यादा रहती है, तो वहाँ बुझने की भी थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, पर आप मेहनत करोगे आसानी से बुझ जाएगी, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये लिक्विड, इसके अंदर जब आग लगेगी तो वो आग C भाग में या C के अंदर विभक्त करेंगे, अपन बांटेंगे। इसको बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर, छोटी आग है तो एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। वो DCP एक्सटिंग्विशर होता है। DCP जब इसके ऊपर डालेंगे तो वहाँ DCP, ये देखो मानो कि गैस है, गैस का सिलेंडर में आग लगने का बुझाने का तरीका अलग है। मानो कि अपने घर के अंदर सिलेंडर है और अपन वहाँ किसी कारणवश उसके अंदर आग लग गई है, तो सबसे पहला स्टेप होता है वहाँ पर उस टंकी के दोनों साइड अपन एक बड़ा मोटा कपड़ा ले पानी से भिगोगे, वो अपन निचोड़ के उसके ऊपर जब डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। क्यों बुझेगी? क्योंकि आग को जलने वाले 3 पदार्थ, वही हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वहाँ मोटा कपड़ा उसके साइड में आ जाएगा, टंकी के चारों दिशाओं में घिर जाएगा, तो वह आगे आग फैल नहीं पाएगी और बुझ जाएगी, क्योंकि आग को बराबर श्वास नहीं मिल पा रहा है। अब DCP क्या होता है ये इधर देखिएगा। DCP ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर, हिंदी में बोलते हैं शुष्क पाउडर, सूखा पाउडर, शुष्क पाउडर। इसको बुझाने के लिए सबसे बेस्ट ये DCP होता है। इसको डालेंगे तो आसानी से
बुझ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। डी क्लास फायर, डी क्लास में ज्वलनशील धातुएं, ज्वलनशील धातुएं, ज्वलनशील वातावरण के अंदर मौजूद, जो अभी तक खोजी जा चुकी है, जो अभी अपने वैज्ञानिक लगातार खोजने में लगे हुए हैं, वो सभी जिसमें ज्वलनशील यानी जलने का गुण होता है, वो सभी धातुएं डी क्लास में बांटा गया है, रखा गया है। धातुएं कौन सी है? जैसे कि जिंक, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी इसके अंदर आग लगेगी, वो आग डी क्लास फायर के अंदर आती है। इसको बुझाने के लिए नॉर्मल जब आग पनपती शुरू हुई है, मानो कि ये स्टार्ट सुलगनी अभी स्टार्ट हुई है, तो अपन पाउडर से बुझा सकते हैं, डीसीपी पाउडर से। और यदि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है तो अपन एक बड़े फायर टेंडर या अग्निशामक वाहन, फायर टेंडर या अग्निशमन वाहन के द्वारा इस डी क्लास की आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। आगे देखिए, अब आती है 5 टाइप ई क्लास फायर। इसमें जब विद्युत के अंदर आग लग जाती है, जैसे कि विद्युत घर है बड़ा, इसके अंदर आग लग गई है, तो वो सभी आग ई क्लास की आग कहलाती है। इस वर्ग में विद्युत की आग को रखा गया है। देखिए अब विद्युत की आग को कैसे बुझाते हैं। विद्युत की आग को बुझाने के लिए थोड़ा अपने को ध्यान देना पड़ता है, किस प्रकार से बुझाते हैं। अब देखिए, ये हो गई ई क्लास फायर, विद्युत की आग। मानो कि ये अपना एक कंप्यूटर लैब है, इसके अंदर किसी भी शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग पनपनी शुरू हो गई, तो अपन एक्सटिंग्विशर के द्वारा, डीसीपी नहीं, डीसीपी भी बुझा सकता है इसको, डीसीपी एक्सटिंग्विशर। और दूसरा होता है CO2 एक्सटिंग्विशर, अपन आगे पूरी बात करेंगे उसके बारे में। डीसीपी एक्सटिंग्विशर और CO2 एक्सटिंग्विशर, जब इसके ऊपर डीसीपी डालेंगे भैया, तो क्या है, ये कंप्यूटर की लैब है, उसके अंदर डीसीपी जाएंगे तो CPU है, मॉनिटर है, सब क्या आएंगे, खराब हो जाएंगे, क्योंकि पाउडर सब उनके अंदर जाके छोटे छोटे छिद्रों के अंदर जम जाएगा। इस छोटे छोटे मानो कि ये छिद्र है ना, इसके अंदर पाउडर जम जाएगा, जिससे कि वो खराब आसानी से हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए अपने को यहाँ CO2 को यूज़ करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जब देखो यह है लैब के अंदर अपन CO2 गैस डालेंगे, इसके अंदर CO2 डालेंगे, तो देखिए प्यारे दोस्तों कि आग को लगने वाले, अब इलेक्ट्रिकल को आग लगेंगे तो पदार्थ वही बराबर मिलेंगे। जब यदि कोई नहीं मिलेगा तो आग वहाँ पनपने की आवश्यकता ही नहीं होगी नहीं। अब वहाँ हीट रहेगा, हीट किससे आएगा, हीट तारों के अंदर रहता है। फ्यूल जो तार वगैरह रबर है वो सब फ्यूल है, और ऑक्सीजन वहाँ पर्यावरण के अंदर मौजूद है। तो यह आग लगी, उसके बाद में अपने को एक्सटिंग्विशर डालेंगे, कौन सा, CO2 एक्सटिंग्विशर डालने पर प्यारे दोस्तों देखो CO2 यहाँ डलेगा, CO2 डलेगा तो इससे के आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, आग को श्वास नहीं मिलेगी, श्वास मिलनी बंद हो गई। श्वास मिलनी बंद होने से दोस्तों ये आग समाप्त होना पड़ा इसको, क्योंकि जिंदा रहने के लिए एक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो पर्यावरण के अंदर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। आगे अब आती है, अब देखो आग लग गई, प्रकार हो गए, अब फैलती कैसे हैं, एक भवन से दूसरे भवन में फैलती कैसे हैं, किन विधियों के द्वारा फैलती है।
अब देखो ये विधियां हो गई फैलाव, आग का फैलाव, स्पिरिट ऑफ फायर। पहला पॉइंट है कंडक्शन, दूसरा पॉइंट है कन्वेक्शन, तीसरा पॉइंट है रेडिएशन, चौथा पॉइंट है कंबसन। अब देखियो इनमें किस प्रकार से किस तरह आग फैलती है। पहला आता है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन में आग कैसे फैलती है मैं चित्र के द्वारा समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपका भवन में यहाँ कोई लोहे की सदरें, गाटर वगैरह लगे हुए हैं। ये दूसरा भवन, कंडक्शन विधि की बात कर रहे हैं अपन। कंडक्शन विधि में क्या होगा, यहाँ ऊष्मा बढ़ेगी। इस भवन में माना कि आग लगी है, इस भवन के अंदर आग लगी हुई है, इस भवन के अंदर आग लगी हुई है और आगे वाले भवन में किस प्रकार से फैलती है, कंडक्शन मेथड के द्वारा किस प्रकार से स्थानांतरित होती है, वहां पहुंचती है। देखो इसके अंदर आग है, आग को बराबर लगी हुई है तो बराबर मात्रा में मिल रहा है हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। अब देखो ये दूसरा भवन है, मानो किसी और का, आपके पड़ोसी का भवन है, तो इसके अंदर ये लोहे की गटरों के द्वारा यहाँ तापमान आ जाएगा। यहाँ से इस भवन के अंदर तापमान धीरे धीरे आता रहेगा, तो यहाँ ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आएगा। ताप तो यहाँ आ रहा है, आग को जलने वाला ताप किसके द्वारा आ रहा है, इस गटर के द्वारा आ रहा है, तो गाटर के द्वारा आ रहा है, कोई भी लोहे के सरिये के द्वारा आ रहा है, बड़े बड़े लोहे यहाँ पड़े तो वो उसके द्वारा आ रहा है, तो ताप यहाँ पहुँच रहा है। और ज्वलनशील जब पदार्थ के संपर्क में आएगा, ज्वलनशील पदार्थ कोई भी हो, लकड़ी, कागज, कोयला, किसी भी आग का हो, ए क्लास का हो, बी क्लास का हो, सी क्लास का हो या डी क्लास का, किसी भी होगा तो ज्वलनशील पदार्थों के यहाँ संपर्क में आएगा और ऑक्सीजन पर्यावरण के अंदर मेरे दोस्तों मौजूद ही रहता है। ऑक्सीजन यहाँ मौजूद ही था, ऑक्सीजन यहाँ मौजूद ही था, तो आग आसानी से कंडक्शन मेथड के द्वारा यहाँ से इस भवन से दूसरे भवन में फैल जाती है। जब आग किसी भी स्रोत के द्वारा लोहे की सदरों से, गट्टर से, किसी भी पदार्थ, माना कि कोई भी हो जिसमें लोह हो, इस ऊर्जा का स्थानांतरण हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है, वो मेथड कंडक्शन मेथड कहलाती है। उतार लेना साथ साथ में। अब अपन बात करते हैं कन्वेक्शन मेथड, अंतरण विधि। अंतरण विधि में आग कैसे लगती है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये आग यहां सुलग रही है, ठीक है, ये ऊपर हो गया वातावरण। देखिए यह आग यहां लगी हुई है। जब आग का गर्म धुआं, ये आग का जब गर्म धुआं ऊपर जाएगा, मानो कि यहाँ कोई घर है, बिल्डिंग है, कोई भी मान लो आप, पर्यावरण के अंदर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है, तो यहाँ से ताप जा रहा है ऊपर, यहाँ बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे भी जा रहा है वो ताप, गर्मी होती बढ़ती रहती है। जिस प्रकार से अपन रोटियां वगैरह करते हैं ना, चूल्हे के ऊपर चूल्हा, तो वो अपने तवी तो दूर रहती है और नीचे गैस आग लगी रहती है, तो आग क्या वाष्प के द्वारा वो मिलती रहती है उसको, तो रोटी वो सिक जाती है। उसी प्रकार से ये आपको भली भांति समझ में आ गई होगा। उसी प्रकार से ये है, यहाँ जाएगा ताप जाएगा तो यहाँ देखिए ये यहाँ ताप आ गया तो यहाँ जलने के लिए आग को 3 पदार्थ, नंबर 1 वातावरण के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन, नंबर 2 हीट तो यहाँ से मिल रहा है, नीचे आग लगी हुई है तो धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से यहाँ आग लग गई। तीसरा ज्वलनशील पदार्थ तो संपर्क में आ ही गया, इसलिए तो आग लगी है। यह विधि है कन्वेक्शन मेथड, यानी हिंदी में बोलते हैं अंतरण विधि। तीसरा है रेडिएशन यानी विकिरण विधि। विकिरण विधि में किस प्रकार से आग लगती है, अब देखिए विकिरण विधि, रेडिएशन। सूर्य, देखिए सूर्य की किरणें धरती के ऊपर नहीं पहुंच पाती है क्योंकि ओजोन परत वहां लगी हुई है। यदि ओजोन परत को अपन हटा दिया जाए, ओजोन परत की जब हटेगी तो क्या है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुंच जाएगी। देखिए यहां पहुंच रही है पराबैंगनी किरणें, तो आग वहां से आ रही है, विकिरण आ रही है, विकिरणों के द्वारा यहाँ आग
लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आग को बराबर समानुपात, रासायनिक प्रक्रिया में समानुपात जब मिलन होता है, समानुपात मिलन होने से यहाँ आग लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज्वलनशील बिंदु इसका कम है। नॉर्मल जब तीनों पदार्थों का मिलन होगा तो आग जलना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से ये विकिरण विधि के द्वारा आग फैलती है। तीसरा आता है दहन विधि। दहन विधि में आग कैसे फैलती है? देखो, ये कोई भी घर है, इसके अंदर आग लगी हुई है, तो दहन विधि के द्वारा कैसे फैलते हैं? मानो कि यहाँ दूसरा घर है, तो आग कोई वगैरह, आंधी आ गई, देखो आंधी से उड़कर आग यहाँ उड़कर किसी भी नॉर्मल उड़ के चली जाती है, वो सब दहन विधि के अंतर्गत आती है। इस विधि में आग ये होती है। आगे आता है अपने ये अपन अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।